देना सामने। आइए चालू करते हैं आज की अगली ऑर्गेनिक की क्लास। क्या हाल चाल है? बढ़िया। होमवर्क किया है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हमने स्टार्ट कर लिया था, 1-1 एलिमिनेशन ख़त्म कर लिया था। उसके कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। और उससे पहले अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में ईथर क्लीवेज और ईथर हाइड्रोलिसिस के कुछ बेहद अच्छे क्वेश्चंस थे, तो वो भी आपने किए होंगे। देखिए होमवर्क एकदम अप टू डेट रखें, होमवर्क में कोई कोताही ना बरतें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्टेड विद ईथर क्लीवेज के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिए थे। मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता दे रहा हूं जो मुझे लगता है मैंने नहीं बताए थे। होमवर्क, ईथर क्लीवेज, ईथर क्लीवेज, क्लियर। ईथर क्लीवेज के कुछ क्वेश्चंस लाइक फिफ्थ वाला, फिफ्थ के आंसर मैंने नहीं बताया था, फोर्थ तक बताया था। तो इसमें आई आएगा CH3 पर, क्लियर। छोटे वाले पर SN2, छोटे वाले पर आई आएगा और बड़े वाले का एल्कोहल बन जाएगा। ये है फिफ्थ का आंसर। बहुत आराम से देखिए, मैंने कहा था अगर कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो SN2 होगा, और SN2 होगा तो छोटे वाले पर होगा। सिमिलरली सिक्स्थ, अभी सिक्स्थ में देखो राइट वाला 3 डिग्री है। अगर राइट वाला 3 डिग्री है तो बताइए क्या हो जाएगा? SN1, इट गेट्स डिसोसिएटेड, और अब आपको छोटे वाले पर मिलेगा 18 OH और बड़े वाले पर क्या मिलेगा? I। इस बार बड़े वाले के साथ I। बाकी क्वेश्चंस हो गए थे। 12 का आंसर है नो रिएक्शन। 12 में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, 12 में देख सकते हैं ईथर दोनों तरफ डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, और आपको पता है यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ना SN1 ना SN2। टॉकिंग अबाउट 13th, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 13th में। ये Me है, ये H है, ये D है। ना लुक एट अगेन, इधर कुछ नहीं करा सकते क्योंकि ये एरोमेटिक सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ डबल कैरेक्टर होता है रेजोनेंस की वजह से, और I- ये 1 डिग्री है, तो डेफिनेटली इट वुड बी व्हाट? SN2। अगर ये SN2 होगा तो आपको एक तो मिलेगा फिनॉल और एक क्या मिलेगा बताइए? Me, आयोडीन। बैक साइड से इन्वर्जन हो जाएगा, बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन हो जाएगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन 13 था। इसके बाद और भी कई क्वेश्चंस थे। 14th को ध्यान से देखें, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार को, वैसे क्वेश्चन होंगे आपके पास। MEHET, ध्यान से देखिए, ध्यान से। फिर से ये कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। ये कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। और आपको पता है जब तक 3 डिग्री नहीं है SN2 चलेगा। SN2 किस पे चलता है? छोटे वाले पे। तो छोटे वाले पे I। और ये देखने वाली बात ये है कि इस रिएक्शन में इनमें से कोई बॉन्ड नहीं टूटी। अगर इसकी कोई बॉन्ड नहीं टूटी तो डेफिनेटली आपको अल्कोहल जो मिलेगा वो रिटेन्ड मिलेगा, रिटेन्ड सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, क्योंकि बॉन्ड कौन सी टूट रही है? आप देख सकते हैं बॉन्ड जो टूट रही है वो ये वाली टूट रही है, येलो वाली बॉन्ड टूट रही है, और आपको इन्वर्टेड आंसर मिलेगा। तो आप इन्वर्टेड आंसर बता दो। I बैक साइड पर, Me, D एंड H, ये 2 आंसर है। यहां इन्वर्जन हुआ है, देखो इस कार्बन पर इन्वर्जन हुआ है कि ये रिटेन्ड रहा है। अगर कायरल सेंटर से अटैच्ड बॉन्ड नहीं टूट रही है तो रिटेंशन तो रहेगा भाई, उस पर मना नहीं कर सकते। 15th अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप 15th में चाहे कोल्ड HI लो चाहे हॉट HI लो, आप ये देखें। पहला तो आपको पता है यहाँ I, ये फिनॉल, तो मेरे भाई आप देखें फिनॉल एंड CH3 आई, क्लियर। अब फिनॉल पर वापस HI रिएक्शन नहीं कर सकता, तो चाहे आप कोल्ड HI ले लो या फिर आप हॉट HI ले लो, आंसर सेम आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फिनॉल पर फिर रिएक्शन कैसे कराएंगे? फिनॉल पर तो वो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, एराइल है, तो वो नहीं हो सकता। 16th आसान है, ये है कोल्ड HI एंड हॉट HI। मेरे भाई पहले तो हम सिंपल HI की रिएक्शन करा रहे हैं ऊपर वाले में, तो SN2 होगा, दोनों 1 डिग्री।
SN2 में I छोटे वाले के साथ I, इसका एल्कोहल, सो यू वुड गेट इट दिस, ये आंसर है। लेकिन जब आप हॉट HI करेंगे तो ये हो चुका होगा, अब इस पर वापस HI डालोगे तो आयोडीन वाला तो वैसे ही रहेगा। 1 डिग्री एल्कोहल प्लस HX, ये हो गया ना 1 डिग्री एल्कोहल। अब ये और HI से रिएक्शन करेगा। हॉट HI का मतलब मैंने बताया था एक्सेस ऑफ HI। 1 डिग्री एल्कोहल विद HI, ये अगेन SN2 था। तो मेरे भाई हॉट HI में आपका आंसर जो होगा वो ये होगा, आप देख सकते हैं, 2 आयोडाइड। देख लें 17th मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये Me है, ये H है, ये D है, ये O है, ये Me है, ये Et है, ये H है। देखना मजा आएगा। कोल्ड HI वाला पार्ट हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन ये किया। लुक एट 14th सेम क्वेश्चन, कोल्ड HI वाला पार्ट, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और आपको पता है ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये वाली बॉन्ड टूटेगी। 1 डिग्री पर SN2 होता है, आपको पता है ना भाई। इस पर I बैक साइड आएगा, I H Me और ये D रहेगा, और ये एल्कोहल ऐसे ही आ जाएगा, OH Me H Et। नाउ अब सोचने वाली बात है कि जब आप एक्सेस HI लेंगे, मतलब हॉट HI लेंगे, तो ये आंसर तो ऐसे ही रहेगा, I Me H D। नाउ ये 2 डिग्री एल्कोहल, एंड 2 डिग्री एल्कोहल HX के साथ क्या करता था, याद करो लुकास वाले सेगमेंट में। 2 डिग्री एल्कोहल HX के साथ क्या करता था, SN1। वेरी गुड, SN1 होगा तो इस पे पहले H प्लस जाएगा, वाटर निकलेगा, प्लस बनेगा, और उस पे I आजू से भी और बाजू से भी। देखो मदरबोर्ड पर IH मिथाइल इथाइल। मेरे भाई ये है इंटरेस्टिंग सेगमेंट। पहले स्टेप में SN2 हुआ, एक HI ने ईथर पर HI ने SN2 किया, लेकिन जब एल्कोहल और I आया तो एल्कोहल पर आगे वाले HI ने SN1 किया है, तो 2 डिग्री एल्कोहल पर SN1 होता था। सेम तरीके से अगर हम आगे चलते हैं, सो देयर इज वन, ये अच्छा क्वेश्चन 18th, आपको ये समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन। 18th को देखिए जरा। 18th, व्हाट इज गिवन HI। ठीक है, हर तरीके से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं। लुक एट दिस। अब आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा होगा, चलो हम सारे केसेस लेकर चलते हैं। पहला केस आपने वही किया जो आपको बताया गया, HI को H प्लस आपने O पर डाल दिया। लेकिन मेरे भाई अगर HI का H आप O पर डालते हैं, ये बन जाएगा, सोचो। और अब I माइनस, ना तो यहां SN1 SN2 कर सकता है, ऐसे अटैक करके इसे नहीं हटा सकता, और ना यहां अटैक करके इसे हटा सकता है, क्योंकि साफ साफ देख लो, एराइलिक और विनाइलिक, लेफ्ट से एराइलिक है, एराइलिक मतलब एरोमेटिक सबस्ट्रेट, और राइट से क्या विनाइलिक, दोनों ना SN1 करते थे ना SN2 करते थे। तो मेरे भाई ये रास्ता ब्लॉक है, कुछ नहीं मिलेगा, नो प्रोडक्ट, यहां कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ना थोड़ी बुद्धि लगाओ बुद्धि। ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग में भी है और इस कार्बन पर भी है। याद करो एल्कीन और HX, मार्कोनिकॉफ एडिशन। याद करो ना, अब चुप क्यों हो, याद करो मेरे भाई। यहां H जुड़ जाएगा, यहां प्लस बनेगा, उस पर I जुड़ जाएगा। सो व्हाट वुड यू हैव एक्चुअली, हमारे पास ये होगा, देखें यहां H जुड़ा है और यहां I जुड़ा है, लेकिन अभी हमारे पास HI जो है उसे हम एक्सेस में मान रहे हैं, क्लीव करना है, ईथर को क्लीव। अब आप काम कर लो, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। H प्लस इससे प्रोटोनेट करेगा, कर लें दो प्रोटोनेट, O पर प्लस आयोडीन। अब आप सोचो I माइनस इसे लेफ्ट से तो खोल नहीं सकता, कहां से खोलेगा, राइट से, तो I माइनस राइट से अटैक करेगा। एंड क्या मिलेगा, मैं इधर हटा देता हूं थोड़ा सा ये,
देखिए क्या मिलेगा, 18th का आंसर जो है वो मिलेगा आपको फिनॉल प्लस 2I आ जाएगा, विसिनल सॉरी जमीनल आयोडाइड, ये आंसर है वैसा, ये 18th का आंसर है, 18th का आंसर। फर्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, HX का एडिशन हो गया डबल बॉन्ड पर। नाउ इधर तो एराइलिक हमेशा था, लेकिन अब उधर विनाइलिक नहीं है, उधर sp3 कार्बन आ गया, तो उस पर सब्स्टिट्यूशन एडिशन बहुत आराम से हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है 19th और 20th, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, तो आप देखें आप आराम से कर लेंगे। 19th इज अ क्वेश्चन जिसमें ऐसा है, कुछ ऐसा है, ओके। सो पहले HI क्या करोगे, HI देखें, ओके। नाउ अगेन HI वुड क्लीव इट, तो क्या आएगा, फिनॉल प्लस I, फिनॉल प्लस 2I, ओके। सेम क्वेश्चन फॉर 20th में मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ये मानते हुए कि आप चीजों को समझ गए हैं। इस पर HI डालो, तो यहां H, यहां I, ऑप्शन के बगल में प्लस आएगा ना, ऑप्शन के बगल में प्लस, वहीं I आएगा, तो फाइनल आंसर लिख दूं, OH, आयोडीन, ये आंसर है 20th का। तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक सेम थे, बिल्कुल सेम थे। 21, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। 21 में आयोडीन की जगह बस Br है, तो CH2CH3 Br, HBr लेंगे तो HI की तरह ही काम करेगा। कोल्ड HI एंड हॉट HI, कोल्ड HI क्या करेगा बताओ, SN2, तो कोल्ड HI वाला आंसर लिख रहा हूं मैं, ये था, तो I यहां अटैक करेगा, तो योर आंसर वुड बी फिनॉल एंड I, ये कोल्ड HI का। एंड हॉट HI में क्या होगा, इस OH की जगह भी I आ जाएगा, I, ये कोल्ड HI का आंसर है और ये हॉट HI का आंसर। ये आपकी कॉपी का होमवर्क है जो पिछली क्लास में आपको दिया गया था, ओके। सिमिलरली फिर हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, क्लियर। तो हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में अगर मैं आपको लेकर चलता हूं, तो पहला दूसरा क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में आंसर लिख देता हूं, हटा देता हूं। आइए, ईथर हाइड्रोलिसिस, ईथर हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। थर्ड का आंसर क्वेश्चन भी देख लो, 18, ये SN1 होता था, ये SN1 होता था, ये बॉन्ड टूटेगा, तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, और ये 18। सारे लोग देख लें, आपने मैकेनिज्म समझी है, उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। रेशियो है, H+ यहाँ प्रोटोनेट करेगा, ये टूट जाएगा तो ये निकल जाएगा, यहाँ प्लस आएगा उस पर वाटर अटैक कर जाएगा। फोर्थ वाला बहुत आसान है, ये क्वेश्चन है CH3, ये 18, आंसर क्या आएगा, OH प्लस CH3 OH 18। फिफ्थ सेम तरीके से करेंगे, ये 18, फिर से देखिए SN1 हो रहा है तो हर केस में यही टूट रहा है जहां कैटायन स्टेबल है, ये आ गया, और ये आपको मिलेगा ब्रांडेड, मींस 18 लगा हुआ, 18 लगा हुआ, ओके। नाउ सिक्स्थ में यार, ये हमने HI में भी देखा, यहां भी देख रहे हैं, आप ये बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकते, एराइलिक है, तो आपको पता है SN2 होगा, वाटर वुड अटैक, और ये टूटेगा, मतलब इस बार जो फिनॉल बनेगा ना वो 18 वाला ऑक्सीजन लेगा, 18 वाला, और यहां पर CH3 लेगा सिंपल वाला ऑक्सीजन। देखें,
मेरे ख्याल से आगे सबका सेम ही कहानी चल रही है। सेवेंथ और ये बिल्कुल एक ही जैसा 18, तो ये टूटना नहीं है तो ये टूटेगा, ये सेम आंसर आएगा और यहाँ पर ये आंसर आएगा, ये आ जाएगा ना 18 वाला फिनॉल, 18 वाला फिनॉल आ जाएगा। फिर हमने 8 किया था, नो रिएक्शन, 9 नो रिएक्शन, 10 नो रिएक्शन, 11th नो रिएक्शन, ये सब नो रिएक्शन। अब 12 देखो वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो भी थोड़ी देर पहले था। 12 है क्या आपका, देखें ये डबल ना H3O प्लस, आपको 18 लगाना है लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है, 18 लगाना है लगा लीजिए। मुद्दा यहां पर अगेन आप ये प्रोटोनेट करेंगे तो ना इधर से सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा ना इधर से, तो ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ डबल बॉन्ड फर्स्ट, हाइड्रेशन, एक्चुअली हाइड्रेशन। तो आपको पता है यहां H जाएगा, यहां प्लस आएगा और यहां प्लस आएगा, तो बताइए यहां OH बनेगा, ये O और ये OH, क्लियर, ये बनेगा। आप पहले देखें, आगे चलकर आप लोग सीखेंगे कि ये जो कैटेगरी है ये हेमी एसिटल कैटेगरी है, आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी नहीं। मेरे भाई बॉन्ड घूमी, यहाँ माइनस, माइनस पे H प्लस चला गया, यहाँ प्लस, प्लस पे कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा, ऊपर प्लस आएगा, H छोड़ दे, ये आ गया आपका। लेकिन अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो रिएक्शन चलेगी, क्योंकि यू आर डूइंग हाइड्रोलिसिस, और मैंने पिछली क्लास में बताया था हाइड्रोलिसिस जब तक बोला ना जाए पार्शियल नहीं होती, कंप्लीट होती है। तो मेरे भाई फिर से क्या होगा, अब वही पुराना कॉन्सेप्ट, ये प्रोटोनेट होगा, ये प्रोटोनेट होगा, इधर से तुम कुछ तोड़ नहीं सकते, तो ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, तो मेरे भाई एक तो निकला फिनॉल, एक तो निकला क्या, फिनॉल। दूसरा देखो यहां जो प्लस आएगा इसके टूटने से, उससे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भाई साहब ये बनेगा, यानी देखो देखो, और ये H प्लस रिलीज कर देगा, ये H प्लस रिलीज करेगा तो आंसर क्या आएगा, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अरे दोस्त एसिटल्डिहाइड आ गया यार, ये H प्लस छोड़ देगा, ठीक है। तो आप देखें अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, 13th 14th भी सेम, 13th भी सेम, 14th भी सेम, तो 13th कर देते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान भी, ये हुआ। चलो सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड घूमेगी, H प्लस जाएगा, ये मैं पूरी मैकेनिज्म लिख रहा हूं, इसकी मैं पूरी मैकेनिज्म लिख रहा हूं। अब इस पे वाटर अटैक करेगा, ठीक है, वाटर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहां आएगा OH2 प्लस, अब ये H प्लस छोड़ेगा, वो H प्लस इधर चला जाएगा, क्या बन गया OH, और इधर आ गया H प्लस, सारे देखो सारे देखो। अब आपको पता है ये बॉन्ड तो टूट नहीं सकती, तो ये टूटेगी, ये टूटेगी तो यहाँ प्लस आएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, बनने वाली चीज फिनॉल। इधर क्या आया, डबल बॉन्ड O, ये प्लस, और ये क्या छोड़ देगा H, और ये H छोड़ेगा, तो आपको मिल गया आंसर। काहे को टेंशन ले रहा है भाई, कितना आसान है ये, मैंने पूरी मैकेनिज्म कर दी इस क्वेश्चन, पूरी मैकेनिज्म 13th की पूरी मैकेनिज्म कर दी, ठीक है। सो 14, 15, 16, 17, 18 ये आप लोग करिएगा। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग बॉन्ड घुमाकर उसे प्रॉपर बनाइएगा, मैकेनिज्म करिएगा। 5 क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, ये आप करिएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हटा रहा हूं मैं, और अब मैं आपको 1-1 एलिमिनेशन के 4 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, वो हम करेंगे, ये हटा रहा हूं। बेटा बहुत ज्यादा लॉजिकल है, इसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, मुंह बनाकर बैठने का कोई फायदा नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन देखो यही क्यों हो रहा, और कुछ क्यों नहीं हो रहा, सारे जितने ख्याल दिमाग में है सबको कॉपी पर पेन चलाओ एक बार, यू वुड गेट एग्जैक्ट आंसर। सेकंड, अब हम कर रहे हैं होमवर्क 1-1 एलिमिनेशन का, 1-1 एलिमिनेशन का, ओके।
तो मेरे भाई 1-1 एलिमिनेशन में पहला क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन आपको पता है इसका आंसर फिक्स है, दैट वुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड का भी आंसर फिक्स है, दैट वुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड। इसीलिए मैंने एक 14 लगाया है ताकि आपको ये ध्यान देना पड़े, अगर 14 नहीं होता तो तुम क्या करते, ट्रिपल बनाते, एक तरफ बेंजीन बनाते, एक तरफ नाइट्रोबेंजीन बनाते। और सोचो अगर 14 नहीं होता तो सेकेंड और थर्ड का आंसर सेम होता, अगर 14 नहीं होता तो सेकेंड और थर्ड का आंसर सेम होता। ओके, अब 14 से क्या फर्क पड़ रहा है, Cl के अपोजिट कौन सा ग्रुप है दूसरे कार्बन पे, सेकंड में बेंजीन है, तो बेंजीन माइग्रेट होकर गया होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये वाला कार्बन 14 होगा। और थर्ड में Cl के अपोजिट कौन है, नाइट्रोफिनाइल, तो ये माइग्रेट होकर गया होगा। तो अगर मैं सेम बना दूं इसे NO2 और ये, तो ये 14 होगा, ये 14 होगा। तो ये है सेकंड और थर्ड का आंसर। मैकेनिज्म बिल्कुल बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। सिमिलरली अब 4 और 5 में देखें, 4 में Cl के अपोजिट कौन है, फिनाइल, तो फिनाइल माइग्रेट होगा, तो फोर्थ का आंसर होगा आपका PHCN साइनाइड। और मजेदार क्वेश्चन है, तुम लोग एक बात को समझना जरा, यहां X Y Z W जो लगाना वो लगा लो, खुद लगना है खुद लग जाओ, खुद लगना है खुद लग जाओ। जब ये हटता है माइनस आने से तो एक्चुअली यहां के इलेक्ट्रॉन्स को इधर आना होता है, यहां के इलेक्ट्रॉन्स को इधर आना होता है। अब यहां X लगाओ तो X चला जाएगा, Y लगाओ तो Y चला जाएगा, A लगाओ तो A, B लगाए तो B। मेरे भाई अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर है, आप ध्यान से देखो, तो क्या दिक्कत है, ये हटेगा, लोन पेयर चला जाएगा। तो मेरे भाई फिफ्थ का आंसर आइसोसाइनाइड होगा, PHN से जुड़ा होगा, दिस वुड बी योर आंसर, आइसोसाइनाइड। इलेक्ट्रॉन दीजिए ना आप, इलेक्ट्रॉन Cl हट रहा है तो उसकी वजह से एक प्लस आ रहा होगा, वो प्लस आने नहीं देना है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एक बॉन्ड आ जाएगी उस प्लस और इसके इलेक्ट्रॉन से, खत्म, ट्रिपल आइसोसाइनाइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, अगर हम बात करें, ये है एलिमिनेशन में 1-1 एलिमिनेशन के होमवर्क की। इस चैप्टर के वापस स्ट्रक्चर पर आते हैं, क्योंकि आपको पता 1-1 एलिमिनेशन बहुत जल्दी चालू हुआ और बहुत जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि इस चैप्टर का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है 1-2 एलिमिनेशन। हम 1-2 एलिमिनेशन को बिल्कुल वैसे पढ़ने वाले हैं जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन चैप्टर को पढ़ा है। पहले हम ये समझेंगे 1-2 एलिमिनेशन कितने तरीके से हो सकता है, मतलब मैकेनिज्म, जैसे सब्स्टिट्यूशन में SN2, SN1, SNI ये सब पढ़ा था, वैसे यहाँ हम पढ़ेंगे E1, E2, EI मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। पहले हम ये देखेंगे इन मैकेनिज्म में क्या होता है, ओके। फिर हम जाएंगे वही जैसे सब्स्टिट्यूशन में था फैक्टर्स, तो हम देखेंगे एलिमिनेशन के लिए कौन से फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर स्टडिंग टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स एंड फैक्टर्स, फिर हम आएंगे इनके एप्लीकेशन पार्ट पर, ठीक है। सो बी रेडी, आइए हम स्टार्ट करते हैं 1-2 एलिमिनेशन। ये हटा रहा हूं, आई गोइंग टू स्टार्ट 1-2 एलिमिनेशन। चलिए 1-2 एलिमिनेशन में चलता है। 1-2 एलिमिनेशन, सारे लोग ध्यान से सुनना, एक झटके में ही समझ में आ जाएगा। इसे हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं या बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। नाम में लिखा, एक 1 से हटा लो, एक उसके बाजू 2 पोजीशन से हटा लो। डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में बात की थी, व्हेन एलिमिनेटिंग एटम्स, एलिमिनेटिंग एटम्स या फिर ग्रुप्स, सही बात है, eliminates from vicinal side, from vicinal sides, सही बात है, in a reaction, अगर अगल बगल की साइड से हट रहे हैं, 1-1 क्या था, सेम साइड से, 1-2 क्या है, अगल बगल की साइड से, vicinal sides in a reaction, then reaction is known as, क्या बोलते हो दोस्त, 1-2
एलिमिनेशन रिएक्शन, इन्हें हम 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हो जाए, इसी बात पर एक एग्जांपल हो जाए। आओ आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, ये X है, ये H है और ये बेस। अब आपने देखा होगा जब हम सब्स्टिट्यूशन में थे तो अटैक करने वाली चीज, इलेक्ट्रॉन डेंस चीज न्यूक्लियोफाइल थी, बट दिस टाइम इट्स अ बेस बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू एलिमिनेशन। ओके, सो एलिमिनेशन बेस के ही बस की बात है, H यही लेता है। तो आप देखो जरा, ये विसिनल है, 1-2 एलिमिनेशन होगा। ये H हटेगा, ये X हटेगा, H हटेगा, X हटेगा, तो एक वैलेंसी इसकी खाली होगी, एक वैलेंसी इसकी खाली होगी। H हटेगा तो इसकी एक वैलेंसी खाली, X हटेगा तो इसकी एक वैलेंसी खाली। दोनों खाली वैलेंसी आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेगी, H को बेस लेकर भागेगा। ये देखो, ये देखो, ये है कंप्लीट, यही है 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन में आप मोटा मोटा यही पढ़ने वाले। एक बच्चा आया, कह रहा 1 मिनट आप यही पढ़ाओगे क्या? मैंने कहा अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे और आप चाहोगे तो इन्हीं 2 मिनट में आप सीख जाओगे पॉसिबल मैकेनिज्म। ठीक है, यहां हम पॉसिबल मैकेनिज्म्स आपको बताने जा रहे हैं। एक बच्चा आया, कह रहा आप क्या बताने जा रहे हो, बताओ। मैंने कहा मैं एलिमिनेशन पढ़ा रहा हूं, 1-2 एलिमिनेशन। उसने कहा अच्छा H हटाना है और X हटाना है। मैंने कहा बिल्कुल। कह रहा मैं बताता हूं आप कैसे ये कर सकते हो, सारे लोग ध्यान से सुनना। उसने कहा बेस जब H हटाएगा, बेस जब H हटा रहा है उसी समय X बाहर जा रहा है, बेस जब H हटा रहा है उसी समय X भी हट रहा है। तो पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें यह सुन के साइमल्टेनियस फील आई कि नहीं आई कि जब H हट रहा है उसी समय X हट रहा है? फील आई या नहीं आई? बताओ, मुंह से बोलो। अगर फील आई है तो बताओ ये कितने स्टेप की रिएक्शन है? 2 स्टेप की या 1 स्टेप की? कितने स्टेप की? ये 1 स्टेप की रिएक्शन है, क्योंकि सब कुछ एक ही साथ हो रहा है। बेस जिस समय H हटा रहा है उसी समय X हट रहा है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। और आपको पता होना चाहिए 1 स्टेप रिएक्शन में कभी कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो मेरे भाई ये 1 स्टेप रिएक्शन। अच्छा, आपको SN2 की याद आई? जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था उसी समय लिविंग ग्रुप हट रहा था, याद आया आपको? तो मेरे भाई वन ऑफ द पॉसिबल मैकेनिज्म इज E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म, एंड आप समझ चुके हैं ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है, यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। हालांकि सारी चीजें हम लिखेंगे। एक केस उस बच्चे ने कहा, एक केस मैं बताता हूं। मैंने बोलो, कह रहा पहले X निकल जाने दो। X कैसे निकलेगा? X माइनस तो C पर प्लस है। वो कह रहा पहले X निकल जाने दो, फिर बेस अगले स्टेप में H निकाले। ऐसी भी कोई रिएक्शन हो सकती है मेरे भाई। आप साफ साफ समझ सकते हैं 2 स्टेप रिएक्शन। जैसे SN1 में था, पहले लिविंग ग्रुप निकल गया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके आजू बाजू से अटैक कर रहा था। उसी तरीके से पहले X निकल गया तो यहां भी केटाइन बनेगा। तो मेरे भाई आप बिल्कुल उसी तर्ज पर E1 मैकेनिज्म है, यूनिमोलिक्यूलर मैकेनिज्म। वहां ऐसा केस नहीं था, वहां ऐसा केस नहीं था कि न्यूक्लियोफाइल आके पहले जुड़ जाए, क्योंकि हम sp3 कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। और sp3 कार्बन पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा कैसे? 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं कार्बन। लेकिन यहां एक और पॉसिबिलिटी है कि बेस पहले H निकाल ले। तो बेस क्या निकालेगा? H प्लस निकालेगा। ऑब्वियस सी बात है, बेस H प्लस निकालेगा तो यहां क्या बनेगा? माइनस। और उसके अगले स्टेप में X निकल जाए तो फिर से 2 स्टेप की मैकेनिज्म, फिर से 2 स्टेप की मैकेनिज्म। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब भी हम दुनिया के किसी भी कंपाउंड से H प्लस निकालते हैं तो बताओ उस कंपाउंड का कंजुगेट बेस बनता है या नहीं बनता है? किसी भी चीज से H प्लस निकालो उसका कंजुगेट बेस बनता है। HCl से H प्लस निकालो, Cl माइनस उसका कंजुगेट बेस। तो मेरे भाई इसलिए थर्ड रिएक्शन जो है इट इज कॉल्ड E1CV मैकेनिज्म। E1 एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर बाय कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। एंड लास्ट मैकेनिज्म बहुत आसान, EI मैकेनिज्म। EI बोले तो इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। EI बोले तो इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। तो मेरे भाई ये 4 पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें हम पहले 3 पढ़ेंगे एक साथ, ये एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम पहले ये पढ़ेंगे व्हाट इज E2। हालांकि हमें पता चल गया E2 क्या है, 1 स्टेप। व्हाट इज E1, वही जो 3 केसेस बोले गए हैं वही है। एंड व्हाट इज E1CV, तो पहले मैं आपको
ये इस चीज से मुलाकात करवाऊंगा E2 क्या होता है, E1 क्या होता है, E1 CB क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कि ये कब किन कंडीशंस में बेहतरीन होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं इनकी। तो मैं ये हटा रहा हूं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट E2 मैकेनिज्म को हम समझेंगे क्या होता है। हटा रहा हूं। ओके आइए मेरे भाई आप समझेंगे जरा E2 मैकेनिज्म। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं E2, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे भी लिख लो, सेम ही चीज है। E2 मैकेनिज्म, ये वन स्टेप मैकेनिज्म। अच्छा एक चीज कई बच्चों के दिमाग में आता है पढ़ते समय, ये कैसे पता चलेगा कि वो साथ में निकल रहा है, ये कैसे पता चलेगा वो X पहले निकल गया। अरे आपको SN1 SN2 देखना आ गया ना, उसी तरीके से E1 E2। ये उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, ये कंडीशंस पर डिपेंड करेगा कि पहले H निकलेगा या पहले X निकलेगा या दोनों साथ में निकलेंगे। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिविंग ग्रुप बेस सॉल्वेंट सब पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए हम आराम आराम से एक एक स्टेप को पढ़ते हैं। आइए उसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो यहाँ लिखी थी 1-2 रिएक्शन। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है मेरे भाई। ये कंपाउंड है जो मैंने आपको लिख कर दिया था। मैं कंपाउंड याद दिला देता हूं आपको। याद है ये रिएक्शन, याद है आपको? मैं इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म बता रहा हूं, सारे लोग देखना, इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म बता रहा हूं। यार मैकेनिज्म क्या यार, H हट रहा है X हट रहा है, आंसर। बेस H हटा रहा है X हटा रहा है, आंसर आ गया। ये तो आप आराम से समझ सकते हैं। कई लोग इतनी जल्दी खत्म कर देते हैं। 2 मिनट के अंदर E2, 1 मिनट के अंदर E1, 2 मिनट के अंदर E1 C, 5 मिनट में सब खत्म। अपन तसल्ली से एक एक चीज को समझेंगे और हम साथ में E2 में स्टीरियो केमिस्ट्री को भी समझेंगे और स्टीरियो केमिस्ट्री आपको आराम से समझ आएगी। लुक एट दिस मेरे भाई, क्या आपको दिख रहा है कि यहां सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हो सकता है? अगर ये ओपन चेन है तो, अगर ये ओपन चेन है तो ये सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन कर सकता है और रोटेशन करेगा तो ये इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस रखेगा। कितने कन्फर्मेशंस रखेगा? इनफाइनाइट। आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट कन्फर्मेशन मेरे भाई, मैंने सबसे स्टेबल वाला कन्फर्मेशन ये देखें आप, सबसे स्टेबल वाला कन्फर्मेशन जो कि आप बोल सकते हैं जो बोल सकते हैं स्टैगर्ड। एक्चुअली वी डोंट नो यहां पर और क्या क्या लगा हुआ है, वी डोंट नो यहां क्या क्या लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं ये इक्लिप्स नहीं है, ये इक्लिप्स नहीं है। हालांकि इसके बहुत सारे कन्फर्मेशंस और होंगे, मानते हो या नहीं? लेकिन क्या आपके भेजे में ये बात क्लियर है कि जितने भी कन्फर्मेशंस होंगे उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी का होगा, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी का होगा? बोलो होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये स्टैगर्ड, भाई साहब स्टैगर्ड इक्लिप्स 2 ही टाइप के कन्फर्मेशंस होते हैं। तो मेरे भाई आप देख लें, ये मैंने इसका जो कंटेनर के अंदर जो कन्फर्मेशन या जो अरेंजमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में होंगे, हम उन्हीं पर एलिमिनेशन आपको समझाएं ताकि उससे क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उससे क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बाकी सब है उनसे माइनर वाइनर आएगा, टेंशन मत लेना। आओ आओ बच्चों तुम्हें बताएं मेरे भाई, ये है बेस। अब आपका दिमाग एकदम सुपर स्पीड से चलना चाहिए। आपका दिमाग ऐसे भी चलना चाहिए कि सर ये बेस वहां क्यों लिख दिया, नीचे कहीं लिख देते, कोई बात नहीं, बिल्कुल। मेरे भाई एक बात बताओ, H तो आपका यहां भी हो सकता है, ये वाला H यहां नहीं यहां होता, ऐसे भी हो सकता था या नहीं, कहीं भी हो सकता था। ये अभी भी स्टैगर्ड है, नो इश्यू विद दैट। आइए मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे बताओ CX बॉन्ड में X पर पार्शियल माइनस होगा या नहीं होगा? सारे बोलो। CX बॉन्ड में X पर पार्शियल माइनस होगा या नहीं? सारे बोलो। ये टेंडेंसी नेचर होगा या नहीं होगा? और जब ये निकल के भागेगा तो बताओ X पे माइनस बढ़ेगा या घटेगा? X पे माइनस बढ़ेगा या घटेगा? बोलो बोलो बोलो। ऑब्वियसली बढ़ेगा। जब X निकल के भागेगा तो X माइनस के फॉर्म में ही भागेगा। अब देखो 2 रीजन मिल गए कि हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं। पहला, ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है। दूसरा, बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंस होता है।
इलेक्ट्रॉन डेंस, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां लिया नेगेटिवली चार्ज, तो वो इस एक्स से मैक्सिमम अवे रहना चाहेगा फॉर मिनिमम रिपल्सन। वो बेस इस एक्स से मैक्सिमम अवे रहना चाहेगा ताकि उससे क्या रहे, रिपल्सन कम लगे। तो मेरे भाई आइए, दैट्स वाई देखिए, अगर यहां एच है, दोनों देखो, अगर यहां भी एच है और यहां भी एच है, तो बताओ बेस यहां से एच लेना प्रेफर करेगा या ऊपर से एच लेना प्रेफर करेगा? मैक्सिमम अवे देखना पड़ेगा तुम्हें। तो ऑब्वियसली एंटी पोजीशन है, ये एंटी पोजीशन है, और एंटी पोजीशन सबसे परफेक्ट होती है E2 के अंदर। और आपको रीजन भी पता चल गया क्यों होती है परफेक्ट, क्योंकि यहां रिपल्सन एक्सटेंट बहुत कम रहता है। आओ अब एक मैं लाइन रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। बेस एच लेगा, एक्स भागेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे। ये तो लाइन रिप्रेजेंटेशन है, लाइन रिप्रेजेंटेशन जो अक्सर मैं क्वेश्चंस में बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आइए समझिए जरा, सारे लोग समझिए। आप समझ रहे हैं 1 स्टेप है तो ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगा। सारे लोग देखें क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट। बहुत मजेदार चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। आप देखें एक्स निकलकर भागने को बेकरार है, एक्स भागने को बेकरार है तो इस पर पार्शियल माइनस होगा। ये दो चीजें ऐसे ही लगी रहेंगी, ठीक है। यहां एच हट रहा है और एच को कौन निपटा रहा है? बेस। तो बेस का पार्शियल माइनस कम हो जाएगा। यहां ये दो चीजें ऐसी। अब थोड़ा समझो, एक्स हट रहा होगा तो यहां पार्शियल प्लस आ रहा होगा, और एच प्लस हट रहा होगा तो यहां पार्शियल माइनस आ रहा होगा। क्या आप समझ रहे हैं? ये पार्शियल माइनस और ये पार्शियल प्लस, क्या स्लोली बॉन्ड बन रही होगी या नहीं बन रही होगी? बोलो स्लोली बॉन्ड बन रही होगी या नहीं बन रही होगी? बन रही होगी, बिल्कुल बन रही होगी। और आप जरा ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है? ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म। ट्रांजिशन स्टेट में यही तो होता है, अल्टरनेट बॉन्ड टूटती और बनती है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। SN2 में भी इधर से न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा था, इधर से लिविंग ग्रुप की बॉन्ड टूट रही थी। एक साथ होता है, एक साथ। ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। टूटने वाला टूट जाएगा और बनने वाला बन जाएगा। भाई साहब बधाइयो, एल्कीन मिला है। बेस H लेकर भाग गया, X माइनस। मेरे भाई एक ही स्टेप, ये ट्रांजिशन स्टेट। तो बताओ यही स्टेप RDS होगा या नहीं? यही स्टेप RDS होगा या नहीं? देख लो भाई, बहुत है सिंपल। बहुत मजेदार पॉइंट्स यहां समझने को मिल सकते हैं। लाइक यहां इंटरमीडिएट नहीं है। क्या आपने देखा कि बेस का एटम जो इलेक्ट्रॉन डेंस है, वो एटम H, कार्बन X, ये सारे एक प्लेन में है या नहीं है? बताओ। बेस की वो साइड जहां से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करा रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इंटरेक्ट कर रहा, वो ये सारे एक प्लेन में है, क्योंकि मैक्सिमम अवे तो तभी हो सकते हैं। आइए इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। छोटे छोटे सारे पॉइंट्स लिखेंगे। बताओ कितने स्टेप की मैकेनिज्म है? 1 स्टेप मैकेनिज्म। अच्छा बताओ, क्या यहां कोई कैटायन विटायन बना है क्या? नो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अच्छा कार्बोकैटायन नहीं बना मेरे भाई, तो रीअरेंजमेंट की उम्मीद छोड़ दो। नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, सही बात है। अच्छा और बताओ, ट्रांजिशन स्टेट है, क्या लिखे? पेंटावेलेंट। फिर से देखो SN2 की तरह पेंटावेलेंट कार्बन TS इज इन्वॉल्व। इसमें बुक्स में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी होती है, मैं वो लिख रहा हूं। एंटी, ये वर्ड बहुत ध्यान से सुना, एंटी पेरी प्लेनर। एंटी है, पेरी प्लेनर, देखो सारे प्लेन में ही है। ट्रांजिशन स्टेट, एंटी पेरी प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। एंटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है कि E2 कैसा एलिमिनेशन है, तो हम बोलते हैं E2 एंटी एलिमिनेशन है। E2 कैसा है मेरे भाई? E2 एंटी एलिमिनेशन है। अच्छा
E2 जो है वो एंटी एलिमिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो, अगर मैं इस कंपाउंड में सारे H, इस कंपाउंड के सारे H को उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दूं, मतलब H की जगह D कर दूं, तो क्या इस रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क पड़ेगा? सोचो, SN1 में नहीं पड़ा था, SN2 में नहीं पड़ा था, क्या यहां फर्क पड़ेगा? यस, क्योंकि आपका बेस H निकाल रहा है, आरडीएस में CH बॉन्ड टूटना इन्वॉल्व है, तो अगर ये बॉन्ड CD हो गई और स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली रेट घटेगा। और आपको शायद याद होना चाहिए, इसी को हम बोलते थे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्लियर? तो यहां मैं लिख रहा हूं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट, ये इफेक्ट मौजूद है, मौजूद है। एक और इफेक्ट था एलिमेंट इफेक्ट। एलिमेंट इफेक्ट क्या था? याद है? एलिमेंट इफेक्ट, एलिमेंट इफेक्ट था विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप। अगर मैं Cl है यहां पर और Cl का कोई आइसोटोप लाऊं तो वो भी प्रेजेंट है, क्योंकि इसका भी टूटना यहां इन्वॉल्व है, तो हम लिखेंगे एलिमेंट इफेक्ट प्रेजेंट, एलिमेंट इफेक्ट आल्सो प्रेजेंट। अरे भाई, अगर मैं एक क्वेश्चन में क्लोरीन लूं और एक और कंपाउंड सेम लूं, उसमें क्लोरीन की जगह Cl का आइसोटोप ले लूं, हैवियर आइसोटोप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए ऐसा। आओ बच्चों मुझे बताओ, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। चलें यहीं से करते हैं। यूजुअली एलिमिनेशन जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स तोड़ रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स तोड़ रहे होते हैं और वीक पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो रिएक्शन यूजुअली नीड्स हीटिंग, आपको हीट या टेम्परेचर देना पड़ता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, छोटा सा पॉइंट यहां पर आ गया। अगला पॉइंट सारे लोग देखना, वन स्टेप है भाई साहब। अगला पॉइंट है पोटेंशियल रेट एक्सप्रेशन। आओ इसका रेट एक्सप्रेशन लिखें। मेरे भाई काइनेटिक्स इतनी तो पढ़ ली होगी आपने, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, बहुत जरा सा लगेगा। RE2, RE2 कांस्टेंट फॉर E2। अब बताओ, एक ये इन्वॉल्व है और एक ये इन्वॉल्व है, दो चीजें इन्वॉल्व है, बेस और हैलाइड। तो हैलाइड मैंने ऐसे लिख दिया और बेस मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों इन्वॉल्व। इट इज एलिमिनेशन एंड आरडीएस में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं? दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट, इसी को मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। और ये जो नंबर आता है ना ऊपर या नीचे, इसी मॉलिक्यूलैरिटी ही होता है। तो क्या आ गया भाई साहब? E2 एलिमिनेशन हो गया, साफ साफ देख सकते हैं। E2 एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, दो चीजें आई हैं। अच्छा बताओ, चलो ऑर्डर क्या है? सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर के लिए क्या करते हैं दोस्तों? इनकी पावर ऐड होती है, 1+1 सेकेंड ऑर्डर। याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज पेपर में कैसे बोली जा सकती है। कोई E2 रिएक्शन दी जाए और आपसे बोला जाए रेट ऑफ दिस रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1 विद रिस्पेक्ट टू हैलाइड, यस। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1 विद रिस्पेक्ट टू बेस, यस। ओवरऑल ऑर्डर क्या है? 2। ये फिजिकल की चीजें हैं, वहां और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आरडीएस में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, इसलिए बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर, बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है मेरे भाई, दो तीन बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और मैं चाहता हूं उसे आप फोकस होकर ध्यान से सुनिए। ठीक है, जैसे एक पॉइंट मैं यहां पर ले रहा हूं, इसी से रिलेटेड है, वो है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। इस रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मेरे ख्याल से बहुत आसान है। स्टार्टिंग एट, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है? ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये है रिएक्टेंट, ये क्या है? एल्कीन। ये ऊपर क्यों खत्म हुआ? एंडोथर्मिक है इसलिए। और ये क्या है दोस्त? पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। चलिए, अब आपको अगर याद हो तो हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में एक एल्कीन आती थी सेडजेफ, एक आती थी हॉफमैन। आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, सेडजेफ एंड हॉफमैन। तो यहां पर भी बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट होगा सेडजेफ एंड हॉफमैन का।
कैसे हो सकता है? सोचो, जैसे ये कार्बन के बगल में कार्बन है, मान लो यहां भी एक कार्बन है, ठीक है, जैसे इस कार्बन के बगल में कार्बन है वैसे इधर भी कार्बन, जैसे इस कार्बन पर अपोजिट एच है वैसे यहां भी अपोजिट एच हो सकता है। तो बेस इस वाले एंटी एलिमिनेशन को भी कर सकता है और बेस इस वाले एंटी एलिमिनेशन को भी कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तो मेरे भाई ऐसे दो या उससे ज्यादा एल्कीन मिल सकती है। तो मेरे भाई सेटजेफ और हॉफमैन दो एल्कीन यहां मिल सकती हैं। एंड यूजुअली सेटजेफ जो होता है, यूजुअली बोल रहा हूं, वो ज्यादा मेजर आता है, आई मीन मेजर प्रोडक्ट होती है। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं, two alkenes like what? Sergev and Hoffman बोलो may obtain जिसमें आप समझ सकते हैं सर्जेफ डोमिनेट करेगा विथ in which बहुत मजेदार सेगमेंट अभी है, इसका एक पॉइंट है, सर्जेफ वुड डोमिनेट, ठीक है, सर्जेफ डोमिनेट करेगा। अब मेरे भाई एक इस पूरी जो हमने यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन किया है, इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है, और वो लूप होल आपको समझ में अगर आ गया है तो वही अगला पॉइंट भी है हमारा, उसे समझेंगे आप, ठीक है। ये मैं यहां एक पॉइंट बनाऊंगा, इस पॉइंट को आप समझेंगे। लुक एट दिस ट्रांजिशन स्टेट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। लुक एट दिस ट्रांजिशन स्टेट, अगर आपने कुछ समझा हो तो यहां ये बॉन्ड टूट रही है और ये बॉन्ड टूट रही है, ये दोनों बॉन्ड टूट रही है, और ये दोनों एटम, ये दोनों चीजें X और H अलग अलग एटम पर लगे हैं। ये 1 पर लगा है, ये 2 पर लगा है। देखें आप सारे लोग, देखिए जो CX बॉन्ड टूट रही है ये 1 एटम पर है, और जो CH टूट रहा है ये 2 एटम पर है, ठीक है। सो हाउ कैन वी कंसीडर कि ये दोनों बॉन्ड सेम रेट से टूट रही हैं? इसे समझना पड़ा। हाउ कैन वी कंसीडर, मान लो इस बॉन्ड के टूटने का रेट X है और इस बॉन्ड के टूटने का रेट Y है। सो अभी जो ये पूरा भरा हुआ है बोर्ड, ये इस एजम्पशन के साथ भरा हुआ है कि X इक्वल टू Y। अब देखिए ये उसी एजम्पशन से भरा हुआ है कि X इक्वल टू Y है, क्योंकि बेस जब H को जिस रेट से ले रहा है, H प्लस को, तो उतना ही यहां मैग्नीट्यूड आएगा किस चीज का? माइनस का। और उसी रेट से अगर ये वाला टूटेगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा? उतना ही प्लस आएगा, और ये माइनस और प्लस आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे, जैसा यहां मैंने दिखाया। लेकिन अब आप सोचिए दो केसेस और होंगे, X ग्रेटर देन Y एंड Y ग्रेटर देन X, दो केसेस होंगे। क्या होगा उन केसेस में? अगर X ग्रेटर देन Y है तो ये माइनस ज्यादा रहेगा, अगर X ग्रेटर देन Y है, ये बॉन्ड ज्यादा जल्दी टूट रही है देन टू दिस, तो यहां माइनस थोड़ा ज्यादा आएगा यहां के प्लस से। इसका जो ज्यादा माइनस है और इसका जो थोड़ा प्लस है, उसमें से कुछ पार्ट तो डबल बनाएगा, लेकिन नेट माइनस यहां रह जाएगा। दूसरा केस क्या? Y ग्रेटर देन X, ये प्लस ज्यादा आएगा, माइनस कम आएगा, कुछ तो डबल आएगा लेकिन नेट प्लस रह जाएगा। तो मेरे भाई, क्या आप ये समझ पाए हैं कि 3 डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिएक्शंस आपको मिल सकती? हाँ या ना? ओके, सो मैं ये सिचुएशन थोड़ा आपके सामने लाना चाहता हूं, तो वहां मैं नहीं लिखूंगा, वहां जगह बहुत कम है, ठीक है, तो मैं ये पॉइंट हटा रहा हूं। आइए समझिएगा इस पॉइंट को, यहां पर हम लिखते हैं, खुले में लिखेंगे एकदम। दिस पॉइंट इज लाइक, ध्यान से सुनिए, TS of E2, transition state of E2 may have following characters, ये फॉलोइंग कैरेक्टर्स रख सकता है। आइए देखें क्या क्या है। अच्छा, मैं रफ तरीके से बनाऊंगा, हाइपोथेटिकल डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है।
लाइक एक तो यही है जो दिख रहा है, ये कौन सा केस है, x इक्वल टू वाई वाला केस है, ये तो बहुत क्लियर x इक्वल टू वाई वाला केस। ये x भाग रहा है, ये बेस h ले जा रहा है, यहाँ बराबर चार्जेस आएंगे, फिर चार्जेस बराबर होंगे, एंड ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा ना। मैं कुछ और केस मान रहा हूं जिसमें ये x ज्यादा था, x ज्यादा था, ठीक है, c। अगर x ज्यादा है y से तो मैं यहां पर आपको एक्चुअली थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसा, मैं एक्सट्रीम केस दिखाऊंगा, एक्सट्रीम केस लाइक रेजोनेंस में जैसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जैसे चलता था। मैं ये दिखा पाऊंगा कि ये बेस लगभग h को ले जाएगा और यहां एक डेल्टा माइनस एग्जिस्ट करेगा, ऐसा। अरे एक केस और है जिसमें y ग्रेटर देन x है, y ग्रेटर देन x। इन दैट केस मैं आपको क्या दिखा सकता हूं कि h अभी भी हट रहा है, बेस हटा रहा है, क्लियर, और x हट चुका है, x हट चुका है। तो थोड़ा सा मैं, तो यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूं, एक नेट प्लस चार्ज यहां पर रहेगा। तो ये 3 डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट्स आ सकती हैं किसी क्वेश्चन में। कुछ बुक्स में तो ये लिखा होता है कि टीएस जो है E2 का, वो इन सब का हाइब्रिड होता है। टीएस जो है E2 का इन सब का हाइब्रिड होता है, बट इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड कि आपको सॉल्व करते समय ऐसी रिएक्शंस मिल सकती हैं जिसमें कई रिएक्शंस में टीएस ये नेचर रखता हो, कई रिएक्शंस में टीएस ये नेचर रखता हो, और कुछ ऐसी रिएक्शंस हो जिनमें टीएस का नेचर ये है। तो अब एक प्रॉब्लम समझ में आ रही है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि किस E2 की रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा नेचर होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अलग अलग नेचर होने की वजह से, कैरेक्टर होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ सकता है। आइए मैं थोड़ा और एकदम रिलैक्स रहना, टेंशन नहीं लेना लाइफ में। इस ट्रांजिशन स्टेट में कैसा कैरेक्टर है, एल्कीन लाइक कैरेक्टर है। इसमें कैसा कैरेक्टर है, एल्कीन लाइक कैरेक्टर है। सारे लोग ध्यान से देखिए, इसमें कैसा कैरेक्टर है इस ट्रांजिशन स्टेट में, देखें ये प्लस, ये है केटायन लाइक कैरेक्टर, ये है केटायन लाइक कैरेक्टर, क्लियर। इस वाले में कैसा है दोस्तों, बोलो, ये है एनायन लाइक कैरेक्टर, एनायन लाइक कैरेक्टर। अच्छा, कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा ध्यान से चीजों को देख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं सर आपने पता है क्या किया है, बीच में E2 लिखा है, बीच में E2 लिखा है। ये इवन वाली कहानी है, इवन वाली कहानी जिसमें x पहले निकल जाता था, और ये इवन CB वाली कहानी है जिसमें h पहले निकल जाता था। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सही नहीं है। आप आइडिया, आपका लाइन लेंथ ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअली आप गलत ही। ये वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि उन तीनों कंडीशन को एक बार फिर से समझो। E2 वो होता है, E2 वो होता है जिसमें h का निकलना और x का निकलना, इनका टाइम कॉमन रहे। E2 क्या होता है जिसमें h का निकलना और x का निकलना, ये टाइम कॉमन टाइम हो, एक ही टाइम में ये निकल लें, ठीक है। इवन क्या होता है, पहले x निकल जाए पूरा, फिर h निकलना चालू हो, यह है इवन। इवन CB क्या है, पहले h निकल जाए पूरा, फिर x निकले। तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यहां पर भी कुछ टाइम कॉमन है, यहां पर भी कुछ टाइम कॉमन है, यहां पर भी कुछ टाइम कॉमन है। आपको पता है ये x इक्वल टू वाई है, ये x ग्रेटर देन y है, ये y ग्रेटर देन x है। तो बेस ने तो साइमल्टेनियसली चालू किया होगा, फिर जिसका रेट ज्यादा होगा वो वैसा कैरेक्टर शो करने लगेगा। हां, तुम ये जरूर कह सकते हो कि इट इज E2, ध्यान से देखें, ये E2 है, क्लियर। और जब आप इधर जा रहे हो तो आप हो तो E2 में ही, जब आप इधर जा रहे हो तो हो तो E2 में ही, हो तो E2 में ही, लेकिन आप इधर E1 के स्पेक्ट्रम के करीब जा रहे हैं, इधर E1 के मैकेनिज्म के बाउंड्री के क्लोज जा रहे हैं। है E2 ही, है E2 ही।
इधर जा रहे हो तो आप E1 CB की बाउंड्री के बहुत करीब जा रहे हो, बाउंड्री को फांदना नहीं। मेरे भाई ये तीनों E2 ही केसेस हैं, ये तीनों केसेस E2 हैं, और इन्हें लिखने का तरीका भी बेहतरीन होता है। कई बार ऐसे लिखा जाता है, यार ये 2 ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कई बार ऐसा लिखा जाता है E2A, और यहां लिखा जाता है E2C। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं ये A और C का क्या मतलब है। C मतलब कैटायन लाइक कैरेक्टर, A मतलब एनायन लाइक कैरेक्टर। नाउ द प्रॉब्लम इज सेम, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि गिवन E2 में E2 है या E2A है या E2C। तो हम बिल्कुल फैक्टर्स जब पढ़ेंगे तो इस बात पर खुलकर चर्चा करेंगे। वैसे आप ब्लाइंडली पहले E2 ही लेकर चलेंगे, मतलब एल्कीन लाइक कैरेक्टर लेकर चलेंगे। अच्छा, अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाओ, देन यू वुड फाइंड कि प्रॉब्लम हमारी 3 नहीं है, प्रॉब्लम हमारी 2 केस में है। बोलो कैसे? जिन फैक्टर से एल्कीन स्टेबल होता है, जिन फैक्टर से एल्कीन स्टेबल होता है, उन्हीं फैक्टर से कैटायन भी स्टेबल होता है। ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कर दो, ज्यादा मिथाइल कर दो, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे, ये भी स्टेबल। बट ये वाला केस रिवर्ट हो जाएगा, ये वाला केस रिवर्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन फैक्टर से एल्कीन और कैटायन स्टेबल होते हैं, उन फैक्टर से एनायन स्टेबल नहीं होता। तो आगे जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे तो हम इनमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, कि हम ये पता कर पाए E2A है, E2 है या E2C है। फिलहाल आप एल्कीन लाइक कैरेक्टर मानकर चलें और क्वेश्चन करें तो ये क्वेश्चन सही होंगे जिनमें ये ट्रांजिशन स्टेट था। ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं क्योंकि फैक्टर स्टेबलाइजिंग फैक्टर सेम होता है। हाँ, लेकिन ये वाले सही नहीं होंगे क्योंकि ये इनमें उल्टा कॉन्सेप्ट है। तो डेफिनेटली एप्लीकेशन पार्ट में जब क्वेश्चन आएगा तब तक मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि 1 किलोमीटर दूर से बता दोगे ये E2A है, ये E2A है, आप चिल्लाने लगोगे E2A E2A ऐसे चिल्लाने लगोगे। ठीक है, बाकी अपना ये क्लियर है। अभी आपको समझना था E2 क्या होता है, और हमने E2 की पूरी हिस्ट्री जमीन खोद कर निकाल ली है, मानते हो या नहीं? सो दिस इज योर E2 मैकेनिज्म, दिस इज योर E2 मैकेनिज्म। ओके, सो मैं इसे हटाऊंगा और इवन मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। ये हटा रहा हूं मैं, सारे लोग देखो, ये मेजर प्रोडक्ट के लिए नो, इवन इज वेरी इजी, इवन इज वेरी इजी। इवन कई बार आपको SN1 की बहुत स्ट्रॉन्ग फील दिलाएगी। इवन मैकेनिज्म, एंड एक्चुअली इवन हम पढ़ चुके हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जाकर देखना, नोट में लिखा हुआ इवन मैकेनिज्म। तो इवन मैकेनिज्म 2 स्टेप की होती है। स्टेप 1 क्या होता होगा? यहां पर पहला स्टेप डिसोसिएशन। मैं यहां पर भी एक प्रश्न आपसे पूछूंगा जो मैंने सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा था। ये प्लस और ये आ गया आपका क्या, X माइनस। और स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में क्या होगा? बेस H ले लेगा। मेरे भाई, इस रिएक्शन के हम एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये देखो, ये 2 स्टेप हैं, और नो डाउट पहला स्टेप RDS। SN1 पहला स्टेप तो SN1 और इवन का बिल्कुल सेम होता। देखिए, आइए तो इससे रिलेटेड जो जो बातें हैं सब बता दो। कितने स्टेप की मैकेनिज्म है? बोलो। 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इंटरमीडिएट कैटायन है, कैटायन है, यानी कि यहां दोस्त रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? यहां रीअरेंजमेंट हो सकता है। सेकेंड, कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट। थर्ड पॉइंट, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। मेरे भाई, यहां रीअरेंजमेंट करके नए कैटायन से भी एल्कीन बन सकती है। फोर्थ पॉइंट, अरेंजमेंट हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन RDS है। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, याद रखना पहला कैटायन जो बनेगा, पहला कैटायन, इसके आगे ये 10 बार रीअरेंज कर ले, उससे लेना देना नहीं। फर्स्ट कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज RDS। फिफ्थ पॉइंट,
अच्छा सोचो और ध्यान से सोचो, क्या यहां आइसोटोपिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? आइसोटोपिक इफेक्ट सोचो, अगर मैं H को डीस कर दूं तो मेरे भाई स्टेप 1 आरडीएस है, क्या आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है? नहीं, तो मेरे भाई नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट, यहां काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट नहीं। अच्छा एलिमेंट इफेक्ट के बारे में क्या बात करेंगे? CX वाला वो तो है, एलिमेंट इफेक्ट प्रेजेंट, एलिमेंट इफेक्ट प्रेजेंट है। अगला पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं रेट एक्सप्रेशन, ये मजेदार है, हालांकि SN1 में भी पढ़ चुके हो तुम, रेट एक्सप्रेशन RE1, मेरे भाई यहां तो केवल अकेला यही है, तो आएगा KE1 साथ में RX, केवल RX। तो मेरे भाई ये कैसी रिएक्शन है? बोलो बोलो बोलो, यूनिमोलिक्यूलर। कैसी रिएक्शन है ये? यूनिमोलिक्यूलर। और इसीलिए हम इसे याद है, हमने SN1 में भी ये वर्ड लिखा था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। आई होप आपको स्यूडो का मतलब याद आ जाएगा, वहां मैंने एक्सप्लेन भी किया था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो क्यों लिखा था? सॉल्वेंट की वजह से, उसी ने तो बॉन्ड तोड़ी है, CX बॉन्ड। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, दो स्टेप है, दो स्टेप। आपको याद है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ऐसे ही ग्राफ बनाया था, एक केटाइन बना, ये एल्कीन है, ठीक है। यहां क्या है? कार्बोकेटाइन, यहां है कार्बोकेटाइन। अब रीअरेंजमेंट करेगा तो ग्राफ अलग अलग हो जाएगा। एल्कीन, पोटेंशियल एनर्जी। मेरे भाई बस इतना ही पॉइंट है, यहां पर भी वही है, सेटजेफ यूजुअली डोमिनेट करेगा, यूजुअली सेटजेफ डोमिनेट्स ओवर क्या? हॉफमैन एल्कीन। सेटजेफ एल्कीन डोमिनेट करती है हॉफमैन एल्कीन। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं E2 क्या होता है, E1 क्या होता है, क्लियर? सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट सेगमेंट। नाउ आप देखिए आज की क्लास में हमारा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, वो 5-6 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, एक तो वो है, तो आप वो कर लीजिएगा। और वो करने के साथ साथ एलिमिनेशन के अभी तक हमने एप्लीकेशन पार्ट नहीं किया है, तो जो भी DPP आपको अभी तक मिली हुई है उसके आगे की DPP करेंगे, ठीक है। जितनी भी DPP आपको मिली हुई है, जो भी DPP डिस्कस हुई है उसके आगे की, और डिस्कस नहीं हुई है तो जो DPP स्टार्टिंग की है वही करेंगे, ठीक है। आज के लिए याद रखना चैप्टर बहुत मजेदार है और एलिमिनेशन में बहुत मजा आने वाला है। अगली क्लास में डेफिनेटली हम E2 E1 समझ चुके हैं, E1 C भी समझ के फैक्टर्स करके सीधा क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए लगे रहो बेटा।